नमस्कार, आप देख रहे हैं वी स्टार न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। देश के सर्वोच्च पद अर्थात राष्ट्रपति, जो कार्यपालिका और विधायिका के सर्वेसर्वा होते हैं और जिनके संस्तुति और आदेश पर, निर्देश पर ये दोनों पक्ष प्रभावी ढंग से भारत के नागरिकों के लिए बेहतर काम करने की कोशिश करते हैं और शासन प्रक्रिया को और शासन की गतिविधियों को आगे बढ़ाते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर के और राष्ट्रपति के कार्यकाल और इन सारे मुद्दों पर चर्चा को लेकर के हम आपसे आज रूबरू हो रहे हैं। सवाल यह है कि आज इस बात की चर्चा क्यों कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, राष्ट्रपति का कार्यकाल क्या है, किस प्रक्रिया के तहत राष्ट्रपति भारत के संविधान के तहत गणतंत्र प्रणाली में सर्वेसर्वा होने की प्रक्रिया में आगे बढ़ते हैं। इन सारी बातों का हम जिक्र करेंगे और हम आपको बताएंगे कि राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के इस बार जो राजनीतिक तौर पर गहमा गहमी है और कयास लगाए जा रहे हैं उसके भी मायने क्या हैं। आगामी जुलाई माह अर्थात ठीक 3 महीने के भीतर देश को 17वां राष्ट्रपति मिलेगा। 16वें राष्ट्रपति के तौर पर रामनाथ कोविंद वर्तमान प्रक्रिया में या वर्तमान शासन प्रशासन की गतिविधियों में राष्ट्रपति की भूमिका अदा करते हुए देश की बागडोर संभाले हुए हैं और जुलाई के दूसरे सप्ताह से लेकर 25 जुलाई तक राष्ट्रपति भारत को नया मिल जाएगा और चुनाव की सारी प्रक्रियाओं के दौर से गुजरते हुए वो राष्ट्रपति 17वें राष्ट्रपति के रूप में भारत के संघ की बड़ी भूमिका में अपने आप को प्रस्तुत कर पाएंगे, अर्थात उनकी चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और वो बाकायदा शपथ लेकर भारत के राष्ट्रपति के पद को सुशोभित करेंगे। बड़ा सवाल है कि राष्ट्रपति का चुनाव होता कैसे है। अमेरिका में भी राष्ट्रपति का चुनाव होता है, लेकिन वो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष चुनाव की वो प्रक्रिया है जो बहुत ही टेढ़ी है और उसको समझने के लिए पूरे गणित को समझना पड़ता है। ठीक वैसे ही भारत में राष्ट्रपति का चुनाव यद्यपि वो अप्रत्यक्ष तौर पर चुना जाता है, लेकिन वो भागीदारी जनता की सहमति की होती है। अप्रत्यक्ष तौर पर चुनाव की जो प्रक्रिया है वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और उसके भी गणित को समझना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए देश का अगला राष्ट्रपति कौन होगा और राजनीतिक पार्टियों की इसमें क्या भूमिका हो रही है और सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी अर्थात अगर हम गठबंधन की बात करें तो एनडीए की क्या भूमिका होगी और जाति संप्रदाय के किस गुणागणित के आधार पर एनडीए अपने पक्ष को देखते हुए राष्ट्रपति के उम्मीदवार का चयन करेगा और ठीक वही विपक्ष भी किसको राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव में उतारता है, ये भी देखना दिलचस्प होगा। और ये इसलिए भी दिलचस्प होगा क्योंकि रामनाथ कोविंद के बाद ढेर सारे नामों की चर्चा हो रही है। ये एक अलग पहलू है, लेकिन आइए हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताने की कोशिश करते हैं कि राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रक्रिया के तहत होता है। बहुत ही सरल शब्दों में हम समझाने की कोशिश करेंगे। ये आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, सभी के वोट की वैल्यू अलग अलग होती है, अर्थात लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभाओं के सदस्यों की वोटिंग होती है इसमें और अलग अलग राज्य के विधायक के वोट की वैल्यू अलग होती है। यहीं से आपको समझने की ज़रूरत है कि हर राज्य के विधायक की वोट वैल्यू एक नहीं होगी, अर्थात उत्तर प्रदेश जैसे राज्य की विधायक की वोट वैल्यू ज़्यादा होती है। एक सांसद के वोट की कीमत 708 संख्या होती है, मतलब एक सांसद ने अगर वोट दिया तो बनाया जाएगा कि 708 भारतीय नागरिकों ने वोट दिया है। विधायकों के वोट की वैल्यू उस राज्य की आबादी और सीटों की संख्या पर निर्भर होती है। जिसमें कोई राज्य बड़ा है जैसे उत्तर प्रदेश तो बड़ी आबादी है और यहाँ पर विधानसभा के सीटों की जो संख्या होगी वही वोट वैल्यू में कन्वर्ट होगा। लोकसभा राज्यसभा के सभी सांसद और विधायक वोट डालते हैं, ये हमने आपको पहले ही भी बताया। कौन लड़ सकता है राष्ट्रपति का चुनाव? तो भारत का नागरिक होना चाहिए उसे, ये आपको पता ही होगा।
वो भारत में पैदा हुआ व्यक्ति होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति की उम्र 35 साल से अधिक होनी चाहिए, अर्थात 35 साल की उम्र से वो ज्यादा हो। राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति में लोकसभा का सदस्य होने की पात्रता होनी चाहिए, अर्थात जो एलिजिबिलिटी आप लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए अगर पात्र हैं वही राष्ट्रपति के लिए होना चाहिए। इलेक्टोरल कॉलेज के 50 प्रस्तावक और 50 समर्थन करने वाले होने चाहिए। इलेक्टोरल कॉलेज ये एक टर्मिनोलॉजी है। राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक हो, ये हमने आपको पहले भी बताया है। तो इस तरीके से चुनाव में कितने वोटर्स होंगे ये अभी आप देख सकते हैं। राज्यसभा राज्यों के विधायक वोट डालते हैं, लोकसभा राज्यसभा और राज्यों के विधायक, लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य और राज्यों के विधायक यही वोट डालते हैं। 245 सदस्यों वाली राज्यसभा में अभी 230 सांसद हैं। राज्यसभा में 245 और उसमें 230 सांसद वर्तमान में हैं। आने वाले 2 महीनों में खाली सीटों पर चुनाव होने हैं और वो सीटें भरी जाएंगी। राष्ट्रपति के चुनाव के वोटर्स की जहां तक बात है, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 12 राज्यसभा सांसद राष्ट्रपति चुनाव में वोट नहीं डालते क्योंकि राष्ट्रपति उन्हें नामित करता है। तो जो स्वविवेक से नामित किए जाते हैं वो वोट नहीं डालते, पक्षपात रवैया ना अख्तियार करें इसलिए। 543 सदस्यों वाली लोकसभा में अभी 540 सांसद हैं, 3 सीटें खाली हैं। ये भी आपको जानकारी होगी, हम बता रहे हैं किस हाउस में कितने सदस्य हैं। राज्यसभा में 233 हैं, लोकसभा में 543, राज्यों की विधानसभा में कुल 4120 और कुल संख्या है 4896। इतने सदस्य वोट डालेंगे और सभी राज्यों में वोटिंग होती है, बाकायदा ईवीएम मशीन का इस्तेमाल होता है। राज्यवार विधायकों को वोट की अहमियत, आंध्र प्रदेश 175, एक सदस्य वोट की वैल्यू 159, सभी सदस्यों के वोट की वैल्यू 27,825, अरुणाचल 60 और एक सदस्य वोट की वैल्यू 8, सभी सदस्यों के वोट की वैल्यू 480, असम 126, एक सदस्य के वोट की वैल्यू 116 और सभी सदस्यों के वोट की वैल्यू 14,616, बिहार 243 सदस्यों की संख्या है, एक सदस्य के वोट की कीमत 173 और सभी सदस्यों के वोट की वैल्यू है 42,039, 42039। ये बहुत महत्वपूर्ण ग्राफिक्स है जो आप देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ में 90 है सदस्यों की संख्या, एक सदस्य के वोट की कीमत है 129, सभी सदस्यों के वोट की कीमत इस तरह से है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक 68, 87, 81, 224, वोट की वैल्यू देख सकते हैं आप 51, 72, 176, 131 और 34, 68, 62, 64, 14,256 और कुल कर्नाटक की 29,344। ये आप स्क्रीन पर देखिए और इसे आप दिमाग में बैठा सकते हैं, नोट कर सकते हैं। केरल 140, एक वोट की कीमत 152, 21,280, सभी सदस्यों की वोट की वैल्यू। मध्य प्रदेश 230, एक सदस्य 131, 30,130, सभी सदस्यों की वोट की वैल्यू। और महाराष्ट्र 288, 175, 50,400 और मणिपुर 60 सदस्यों की संख्या है, 18 वोट की वैल्यू है और 1080 सभी सदस्यों की वोट की वैल्यू है। ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको दे रहे हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं मेघालय में 60 सदस्यों की संख्या है, एक सदस्य के वोट की वैल्यू है 17, सभी सदस्यों के वोट की वैल्यू है 1020। मिजोरम 40, एक सदस्य की वोट की वैल्यू है 8 और सभी सदस्यों के वोट की वैल्यू है 320। नागालैंड 60, एक सदस्य के वोट की वैल्यू है 9 और सभी सदस्यों के वोट की वैल्यू है 540। ओडिशा 147 सदस्यों की संख्या है, एक सदस्य के वोट की वैल्यू है 149 और सभी सदस्यों के वोट की वैल्यू है 21,903। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी स्क्रीन के जरिए आप देख सकते हैं। पंजाब 117 सदस्यों की संख्या, एक सदस्य के वोट की वैल्यू है 116, सभी सदस्यों के वोट की वैल्यू है 13,572। राजस्थान 200, एक सदस्य के वोट की वैल्यू है 129, सभी सदस्यों के वोट की वैल्यू है 25,800। सिक्किम 32 और एक सदस्य के वोट की वैल्यू है 7 और सभी सदस्यों के वोट की वैल्यू है 224। और इसी तरह तमिलनाडु
दक्षिण का राज्य 234 और एक सदस्य के वोट की वैल्यू है 176 और सभी सदस्यों के वोट की वैल्यू है 41,184। ये महत्वपूर्ण जानकारी। तेलंगाना 119, एक सदस्य के वोट की वैल्यू 132, सभी सदस्यों के वोट की वैल्यू है 15,708। त्रिपुरा 60, एक सदस्य के वोट की वैल्यू है 26 और सभी सदस्यों के वोट की वैल्यू है 1,560। उत्तराखंड 70 सदस्यों की संख्या है, एक सदस्य की वोट की वैल्यू है 64 अर्थात 64, सभी सदस्यों की वोट की वैल्यू है 4,480। उत्तर प्रदेश 403, एक सदस्य की वोट की वैल्यू है 208 अर्थात सभी सदस्यों के वोट की वैल्यू है 83,000, माफ करिएगा वो 83,824। पश्चिम बंगाल 294, एक सदस्य के वोट की वैल्यू है 151, कुल 44,394। दिल्ली 70, एक सदस्य के वोट की वैल्यू 58 और सभी सदस्यों की वोट की वैल्यू है 4,060। पुडुचेरी 30, एक सदस्य के वोट की वैल्यू है 16, सभी सदस्यों की वोट की वैल्यू है 480 और कुल 4,120। एक सदस्य के वोट की वैल्यू, यहां हम कोई भी जानकारी आपको नहीं दे सकते, लेकिन सभी सदस्यों के वोट की वैल्यू है 549,495, 5,49,495। ये है वोट की वैल्यू। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी इसके जरिए हम आपको बता रहे हैं। और हम अगले ग्राफिक्स पर चलते हैं। राज्यसभा के 245 में से 233 सांसद राष्ट्रपति चुनाव में वोट डालते हैं। एक महत्वपूर्ण जानकारी है, 233 सांसद राष्ट्रपति चुनाव में वोट डालते हैं। लोकसभा में 543 सांसद वोट डालते हैं, इसकी भी जानकारी हम आपको दे चुके हैं। और इस तरीके से अभी लोकसभा में 3 सीटें और राज्यसभा में 15 सीटें रिक्त हैं। जुलाई तक ये प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। आने वाले दिनों में कुछ और भी सीटें खाली होंगी, हालांकि वैकेंट अर्थात खाली सीटें भरी जाएंगी। और राष्ट्रपति चुनाव से पहले राज्यसभा सदस्यों के चुनाव होंगे, जो हम आपको बराबर बता रहे हैं, और उससे रिक्त स्थानों की पूर्ति की जाएगी। चुनाव होने के बाद संख्या बढ़ेगी। हम बराबर इस बात की आपको जानकारी दे रहे हैं। महत्वपूर्ण ग्राफिक्स जो आपको ध्यान में रखना चाहिए, राज्यसभा और लोकसभा सदस्यों के एक वोट की कीमत 708 होती है। दोनों सदनों में सदस्यों की संख्या 776 है। अब आप देखते चलिए, 776 दोनों सदनों की संख्या है। इस लिहाज से सांसदों के सभी वोट की वैल्यू है 5,49,408। तो इस तरह से हमने विधानसभा बताया। अब हम लोकसभा का वैल्यू बता रहे हैं। और यदि विधानसभा सदस्यों और सांसदों के वोटों की कुल वैल्यू देखें तो यह है 10,98,903। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। और हम साधारण शब्दों और वाक्यों के जरिए आपको यह बताने की कोशिश कर रहे हैं, हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या अलग अलग है, ये आपको मालूम होना चाहिए। उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य है। इस चुनाव में हर एक वोट की कीमत राज्य की जनसंख्या और वहां की कुल विधानसभा सीटों के हिसाब से तय होती है। तो ये भी हमने आपको जानकारी दी। और इसके पहले जो हमने स्क्रीन के जरिए आपको दिखाया, वो इसलिए वैल्यू इस तरह से होता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि हर वोट सही मायने में जनता की नुमाइंदगी करे। देखिए, हमने आपको शुरू में ही बताया था कि अप्रत्यक्ष तौर पर यह चुनाव होता है, सीधे तौर पर जनता वोट नहीं डालती, लेकिन नुमाइंदगी जनता की होती है। वोटों की ये वैल्यू मौजूदा या आखिरी जनगणना की जनसंख्या के आधार पर तय नहीं होती है, ये फिक्स्ड है। तो इस पे जनगणना का कोई असर नहीं पड़ता है। ये आपकी जानकारी के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसके लिए 1971 की जनसंख्या को आधार बनाया गया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी कि कोई भी जनगणना हो, अगर उसमें घटोतरी या बढ़ोतरी उसके हिसाब से नहीं होगा। 71 के हिसाब से जो कुछ तय किया गया है। राष्ट्रपति चुनाव में जनगणना का आधार 2026 के बाद होने वाली जनगणना के बाद बदलेगा। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी कि 2026 के बाद ये आधार बदलेगा, यानी 2031 की जनगणना के आंकड़े प्रकाशित होने के बाद 71 की जगह 2031 की जनगणना के आधार पर सांसदों
और विधायकों के वोट की वैल्यू तय होगी। तो अभी 71 आधार माना जाता है, उसके बाद 2031 इसका आधार होगा और उसी के आधार पर सांसदों और विधायकों के वोट की वैल्यू तय हो जाएगी। विधायक और सांसद वोट के मूल्य तय करने का तरीका बिल्कुल अलग अलग है। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको स्क्रीन के जरिए हम दिखाने की कोशिश, बताने की कोशिश कर रहे हैं। विधायक के वोट का मूल्य एक साधारण सूत्र से तय होता है और वो सूत्र क्या है ये हम आपको बता रहे हैं, ये आप जान सकते हैं। सबसे पहले उस राज्य की 1971 की जनगणना के मुताबिक जनसंख्या को लेते हैं। बहुत ध्यान से अगर आप समझें तो आप सूत्र को समझ जाएंगे। तो 1971 के जनगणना के हिसाब से जो राज्य की स्थिति थी, उसके बाद उस राज्य के विधायकों की संख्या को 100 से गुणा करते हैं। देखते जाइए, किसी भी राज्य के अगर आप निवासी हो तो आप उससे गुणा करते चलिए। गुणा करने पर जो संख्या आए उससे कुल जनसंख्या को भाग दे देते हैं। जो देश की पूरी जनसंख्या है उससे आप उसको भाग दे देंगे। इसका नतीजा जो आता है वही उस राज्य के एक विधायक के वोट का मूल्य होता है। बहुत ही आसान तरीके से जो हम स्क्रीन के जरिए आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं उससे आप जान सकते हैं। इसे एक उदाहरण से समझ भी सकते हैं। हम बता रहे हैं 71 में उत्तर प्रदेश की कुल आबादी थी 8,38,49,905। हम उत्तर प्रदेश का एक उदाहरण दे रहे हैं और उसी से आप समझ सकते हैं। हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में 403 विधानसभा सीट है। अगर आप इस स्क्रीन पर जो भी फैक्ट्स दिए जा रहे हैं देखें तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। कुल सीटों को 1000 से गुणा कर देने पर हमें क्या संख्या मिलता है? 403000, 4,30,000, माफ करिएगा 4,03,000। 4,03,000 वो संख्या मिलती है जब हम 1000 से उसको गुणा करते हैं। और अब हम 8,38,49,905 को 4,03,000 से अगर भाग दे दें तो हमें जवाब क्या मिलता है? 208.06 208.06 हमको फल मिलता है भाग देने पर। वोट दशमलव में नहीं हो सकता। इस तरह यूपी के एक विधायक के वोट की कीमत 208 है। अर्थात उत्तर प्रदेश का कोई एक विधायक अगर चुनाव में, राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालेगा तो उसकी संख्या, उसकी वैल्यू होगी 208। सांसदों के वोट की कीमत निकालने के लिए भी सभी विधायकों के वोट की कीमत को जोड़ लिया जाएगा। अर्थात एक विधायक की कीमत जो थी और उससे सभी विधायकों की जो भी है उसको जोड़ लेते हैं। जोड़ने पे जो संख्या आती है उसे राज्यसभा और लोकसभा के कुल सांसदों की संख्या से भाग दे देते हैं। स्क्रीन के हर एक फैक्ट्स को देखते चलिए और उसी हिसाब से आप अप्लाई करिए, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। वही एक सांसद के वोट की कीमत होती है। ये एक महत्वपूर्ण जानकारी कि किस तरीके से विधायक और सांसदों के वोट की वैल्यू होती है। जैसे यूपी के कुल 403 विधायकों के वोट की कीमत है 208 इंटू 403 अर्थात 208 गुणे 403 अर्थात 83,824। ये कीमत है विधायकों की। उत्तर प्रदेश के जितने विधायक हैं उनके वोट की कीमत है। और देश भर के सभी विधायकों के वोट की कीमत को अगर जोड़ लें तो आपको मिलेगा 5,49,495। सभी विधायकों के वोट की कीमत है हम जो बता रहे हैं। अब राज्यसभा के 233 और लोकसभा के 543 सांसदों का जोड़ जो है वो है 776। अब 5,49,495 को 776 से भाग देने पर हमें क्या मिलता है? 708.11। ये फल मिलता है, प्रतिफल है, ये गेनिंग है। इस पूर्णांक में 708 को लिया जाता है क्योंकि दशमलव का कैलकुलेशन नहीं होता। इस तरह एक सांसद के वोट का मूल्य 708 होता है। मूल्य अर्थात वैल्यू। उसकी वैल्यू क्या है वो बता रहे हैं हम आपको। विधायकों और सांसदों के कुल वोट को मिलाकर इलेक्टोरल कॉलेज की संज्ञा दी जाती है, अर्थात उसे इलेक्टोरल कॉलेज कहा जाता है। तो हमने शुरुआत में इलेक्टोरल कॉलेज का जिक्र किया था, अब आप समझ गए होंगे। और ये इलेक्टोरल
कॉलेज की जो संख्या है वो है 10,98,903। 10,98,903 इलेक्टोरल कॉलेज की संख्या है। व्हिप अब आप देखिए कि पार्टियां चुनाव में व्हिप जारी करती हैं क्या, क्योंकि ये निश्चित रूप से पार्टी से जुड़ा हुआ मामला है, तो व्हिप एक तरह का आदेश होता है, तो पार्टियां अपने सांसदों और विधायकों को जारी करती हैं और व्हिप का उल्लंघन कोई भी सदस्य नहीं कर सकता। ये भी जानिए, व्हिप का उल्लंघन करने पर संबंधित सांसद और विधायक की सदस्यता भी चली जाती है। ये व्हिप जारी होता है क्योंकि अगर सत्ता पक्ष और विपक्ष में कशमकश होती है तो व्हिप जारी किया जाता है चुनाव के संदर्भ में। राष्ट्रपति चुनाव में पार्टियां व्हिप जारी नहीं कर सकती, इसलिए क्योंकि स्वविवेक का इस्तेमाल सांसद या विधायक इलेक्टोरल कॉलेज के सदस्य कर सकें, इसलिए ये छूट दी गई। सांसद और विधायक इस चुनाव में वरीयता के आधार पर वोट डालते हैं। यह भी समझना आपको बहुत जरूरी है कि वरीयता क्या है, अर्थात फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर टिक करना होगा, यानी जो आपका पसंद उम्मीदवार है उसे पहली वरीयता दें, दूसरे का पसंद का है तो उसको दूसरी वरीयता दें। मतलब आपको क्रम में लगाना होगा, किसी एक को आप नहीं वोट दे सकते, यानी उसके नाम के आगे आपको लिखना होता है। तो ये इलेक्टोरल कॉलेज का सदस्य जो है वो वरीयता देता है कि फर्स्ट प्रेफरेंस में ये रहेंगे, दूसरे में ये, तीसरे में ये, जिस तरह से दूसरी पसंद वाले उम्मीदवार के नाम के आगे 2 नंबर लिखा जाता है। पहले को पहली वरीयता, सबसे पहले पहली वरीयता वाले वोट गिने जाते हैं। जब काउंटिंग होती है राष्ट्रपति के चुनाव में तो पहले जो वोट मिलते हैं उसकी गिनती होती है। पहली वरीयता में उम्मीदवार को 50% से ज्यादा मूल्य के वोट नहीं मिलते तो दूसरी वरीयता के वोटों की गिनती होती है, अर्थात 50% अगर हो गई तो नहीं, अगर नहीं हुई तो दूसरी वरीयता में भी अगर उसको मिली है तो उसकी भी गिनती होगी। तो आप ये समझ सकते हैं कि ये एक बहुत ही पेचीदा प्रक्रिया है जिसे हमने आपके स्क्रीन पर प्रस्तुत किया है और इस स्क्रीन के हर एक फॉर्मूले का इस्तेमाल करके आप जान सकते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया में किस तरीके से वोट इलेक्टोरल कॉलेज के सदस्य डालते हैं और वोटों का मूल्य कैसे जोड़ा जाता है, वोट देने की प्रक्रिया क्या होती है और व्हिप कोई नहीं जारी कर सकती पार्टी, क्योंकि सांसद और विधायक देते हैं। अगर आप चाहें कि एक ही पार्टी का उम्मीदवार जीते तो ये आप अंदरूनी तौर पर पार्टी की तरफ से कुछ संदेश दिया जा सकता है, लेकिन व्हिप जारी नहीं किया जा सकता। अर्थात राष्ट्रपति का चुनाव जनता के द्वारा होता है, लेकिन अप्रत्यक्ष तरीके से, जिसमें जनता तो भाग नहीं लेती, लेकिन इलेक्टोरल कॉलेज में सांसद, विधायक और इस तरीके से जितने भी वो सदस्य हैं उनके वोटों की संख्या राज्य के जनसंख्या को देख करके ही तय किया जाता है, जिसको हमने स्क्रीन के जरिए आपको समझाने और बताने की कोशिश की है। और इस तरीके से चुनाव प्रक्रिया में वरीयता के क्रम में पहले वोटों की गिनती, फर्स्ट प्रेफरेंस, अगर वहां पर 50% वोट नहीं मिलता उस उम्मीदवार को तो सेकंड प्रेफरेंस में अगर उसको जो वोट मिले हैं उसको भी गिना जाएगा और इस तरीके से राष्ट्रपति का चुनाव संपन्न होता है। और इस चुनाव के संपन्न होने तक सस्पेंस बरकरार रहेगा कि देश का अगला राष्ट्रपति कौन होगा। ये वो राजनीति का विषय है जिस पर हमने शुरुआत में आपसे चर्चा की थी कि एनडीए या यूपीए या सत्ता पक्ष भारतीय जनता पार्टी जो एनडीए तले शासन चला रही है और कांग्रेस सभी समेत सभी विपक्षी दल किनके उम्मीदवार इस चुनाव मैदान में उतरेंगे, क्या सहमति से राष्ट्रपति का चुनाव हो जाएगा या वोटिंग के पहले कई सारे दौर राजनीति के और कश्मकश के होंगे और उसके बाद राष्ट्रपति चुना जाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि पूरा जुलाई का महीना राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया में लगे लोग और उस पर होने वाली राजनीति से जुड़ा होगा, जो बेहद दिलचस्प होगा वो हम देखेंगे। लेकिन देश के 17वें राष्ट्रपति का हम इंतजार करेंगे और उसकी प्रक्रिया क्या है ये भी हमने बताने की कोशिश की है। और आने वाले समय में जुलाई के तीसरे सप्ताह के बीतते बीतते
आपको देश का नया राष्ट्रपति संविधान की शपथ लेकर के राष्ट्रपति के बागडोर को संभालने की कवायद में आगे बढ़ता हुआ दिखेगा। एवी स्टार न्यूज में इस महत्वपूर्ण विश्लेषण और पक्ष प्रस्तुति के साथ हमने आपको बहुत कुछ बताने की कोशिश की है। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप एवी स्टार न्यूज देखते रहिए, क्योंकि यहां पर इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी, खबर और उसके विश्लेषण हम प्रस्तुत करने की कोशिश करते रहेंगे। आप हमारा साथ देते रहिए, अपना ख्याल रखिए, दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।